अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कैलकुलस और एनालिटिक ज्योमेट्री के मुतल्लिक है। ये दो मैथमेटिक्स की फील्ड्स हैं जो कि हैं तो डिफरेंट लेकिन इंटर रिलेटेड हैं। यानी हम कैलकुलस के टॉपिक्स की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए एनालिटिक ज्योमेट्री को यूज़ करेंगे। तो हमारी इस बुक में 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट फंक्शंस एंड लिमिट्स, उसके बाद डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन, और ये 3 चैप्टर्स कैलकुलस के मेन टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 4 में एक इंट्रोडक्शन होगा एनालिटिक ज्योमेट्री का, उसके बाद फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 6 इज़ अबाउट कॉनिक सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड लास्ट में फिर हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस सीरीज़ की ख़ास बात ये होने वाली है कि इसे फॉलो करने के बाद आपको अलग से एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगी। तो हमारा तरीकाकार ये होगा कि कुछ MCQs तो हम विद इन द लेक्चर कवर कर लिया करेंगे और बाकी के लिए हर चैप्टर मुकम्मल करने के बाद 1 या 2 लेक्चर्स MCQs के रखा करेंगे जिसमें उस चैप्टर से मुतल्लिक हर एस्पेक्ट हम कवर किया करेंगे। राइट। तो आपने ये करना है कि जब भी वीडियो देखें, जब भी लेक्चर लें, आपके पास पेपर पेंसिल ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको ऑन द स्पॉट नोट करवा दिया करूँगा। सो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक है और इसके साथ साथ हम फिर एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। फंक्शन के बारे में आप ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं फर्स्ट ईयर में भी और इससे पहले मैट्रिक में भी। लेकिन फंक्शन को स्टडी करने की एक से ज़्यादा अप्रोचेज़ हैं, लेकिन अल्टीमेटली खैर डेफिनेशन इसकी एक ही है, बट स्टडी करने के लिए आप एक से ज़्यादा तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं फंक्शन को ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स। ये वही रिलेशन है जो हमारी आम ज़िंदगी में होते हैं, वालदैन का रिलेशन है, बहन भाई का रिलेशन है, दोस्तों के रिलेशन हैं। मैथमेटिक्स में भी फंक्शन दरअसल 2 सेट्स के दरमियान एक रिलेशन होता है, लेकिन एक ख़ास तरह का रिलेशन। यानी हर रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, एक ख़ास कंडीशन के साथ अगर कोई रिलेशन है तो उसे फंक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा एक रफ सी एग्जांपल से। आई नो कि ये मैथमेटिकल तो नहीं है लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। तो ये आपके सामने मैंने 2 सेट्स लिख दिए हैं जिसके अंदर आपको कुछ नेम्स नज़र आ रहे हैं। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये जो पहला सेट है ये बच्चों का सेट है, ठीक है, और दूसरे सेट में इन्हीं बच्चों के फादर्स के नेम्स हैं। हमने हर बच्चे को उसके फादर से मिलाना है, यानी एक रिलेशन बनाना, और अपनी मर्ज़ी से, कोई रूल नहीं है, आप जो जैसे चाहें मिला सकते हैं। मसलन यहाँ पर मैं आमिर को फॉर एग्ज़ाम्पल मिला देता हूँ उमर से, अली को मैं मिला देता हूँ लेट से असद से, उस्मान को मैं मिला देता हूँ आबिद से। यानी आमिर का फादर है उमर, अली का असद और उस्मान का आबिद। ये मैंने एक रिलेशन बना दिया एंड दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है। अब जो मैंने बात की थी 2 कंडीशन की, हर रिलेशन अगर 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन कहलाएगा। वो कंडीशन ये है कि पहला सेट के किसी भी एलिमेंट को आप 2 से नहीं मिला सकते। अब रियल लाइफ में भी यूँ ही होता है, किसी एक शख्स का फादर एक ही होता है, आमिर को मैं एट अ टाइम अब जैन से नहीं ना मिला सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से सेकंड कंडीशन ये है कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मिलने चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं इस सेट में एक और नाम ऐड कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर फरहान लेट से, ठीक है, और इसको मैं इधर किसी सेट एलिमेंट के साथ नहीं मिला रहा, तो ये रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हमारी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि हर शख्स का कोई ना कोई फादर तो होता है ना, हमें मिलाना पड़ेगा किसी ना किसी के साथ, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी जिसकी मदद से फंक्शन को समझा जा सकता है। बाकी हमारे केस में क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स मैंने लिए ये नंबर्स होंगे और पर्टिकुलरली रियल नंबर्स पर बात होगी, यानी 2 नंबर्स का सेट होगा, उनको हमने आपस में मिलाना होगा, दैट्स इट। तो ये रिलेशन के तौर पर भी फंक्शन को देखा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और अप्रोच जो आपकी सेकेंड ईयर में ख़ास तौर पर यूज़ की गई है, जिसमें ये कहा गया कि फ़ंक्शन दरअसल किसी एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी की पर डिपेंडेंस का नाम है। ये एक लाइन लिखी हुई है, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर। ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है, अल्टीमेटली एक ही बात है वैसे, लेकिन इस तरह से भी उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। और उससे पहले जो फर्स्ट लाइन में एक बात लिखी गई है, द टर्म फंक्शन वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लिबनिज।
टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। तो ये भी एक MCQs बन सकता है कि फर्स्ट टाइम फंक्शन की टर्म किसने यूज़ की थी। ऑल्दो कि ये कोई मैथमेटिकल, इसमें कोई लॉजिक का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख लें। तो ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन जो है दरअसल किसी एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंस का नाम है। कैसे, मिसालें इसकी समझें। मैं कहा हुआ कि एरिया फाइंड करने के लिए ना आपको किसी भी स्क्वायर का आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है उसकी साइड की लेंथ पर। ठीक है, यानी अगर मैं किसी भी स्क्वायर में लेट से इमेजिन करता हूँ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, और मुझे चाहिए इसका एरिया, उसके लिए आपको किसी साइड की लेंथ मालूम होनी चाहिए। मैं अगर इसको x कह दूँ तो आपके एरिया का फॉर्मूला बनता है a = x स्क्वायर। तो ये भी दरअसल एक फंक्शन है, क्योंकि आपका एरिया x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस तरह से भी फंक्शन को देखा जा सकता है। उसके बाद एक और एग्जांपल ली गई है वॉल्यूम की, किसी स्फेयर के वॉल्यूम की। स्फेयर के वॉल्यूम के लिए आपको उसके रेडियस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी अगर आपको किसी स्फेयर का रेडियस नहीं मालूम तो आप वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस का पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला भी गिवन है, v = 4/3 πr³। v फाइंड करने के लिए r पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो इसको हम कहेंगे v इज़ अ फंक्शन ऑफ r। प्रीवियसली हमने जो स्टडी की थी एग्जांपल, उसमें a फंक्शन था x का। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है देखने का। उसके बाद ये डेफिनेशन लिखी गई, आप इसे देख सकते हैं। फंक्शन बेसिकली एक रूल होता है जो हम डिफ़ाइन करते हैं, कोरेस्पोंडेंस कहा जा सकता है, जो कि दो सेट्स को मिलाती है, रिलेट करती है। किस तरह से? इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कोरेस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। ये वही बात है जो अभी ऊपर मैं करके आया हूँ। ठीक है, पहले सेट के तमाम एलिमेंट को दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ आपने मिलाना है। दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शंस। बाकी ये नीचे प्रॉपर सेट्स की नोटेशन में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। मिसाल के तौर पर एक सेट हमारे पास x है, दूसरा सेट y है। आपने x से y में एक रूल डिफ़ाइन करना है जो कि x के हर एलिमेंट को y के यूनिक एलिमेंट के साथ मिला दे। ठीक है, अब इसमें जो दो सेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, x को हम कहते हैं दिस इज़ डोमेन सेट, जबकि जो आपके पास कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आएंगे इनके इमेजेस कह लें, यानी जो एलिमेंट्स आपके मिल रहे हैं y के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे जो x के एलिमेंट के साथ मिलेंगे उसे हम रेंज बोलते हैं। खैर, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस आपने फंक्शन को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, ओके। सो इसमें हम बात करते हैं, अभी जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है इसको एक और तरह से भी लिखा जा सकता है, y = f(x). ये तरीका है फंक्शन को लिखने का, और ये इन्वेंट किया था स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने। अगेन ये भी एक MCQ बन सकता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि आयलर ने फर्स्ट टाइम ये नोटेशन यूज़ की थी, y = f(x). इसको बोलते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y डिपेंडिंग ऑन x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यही नोटेशन हम पूरी बुक में आगे यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, ऑल राइट। फंक्शन को एक और तरह से भी देखा जा सकता है, और इस मेथड को देखने के बाद फिर हम चलते हैं ज़रा अपनी एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस की तरफ। फंक्शन को आप ना एक मशीन की तरह भी देख सकते हैं, एक ऐसी मशीन जिसको हम इनपुट करते हैं और वो रिज़ल्ट में हमें कुछ आउटपुट करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कैलकुलेटर ले लीजिए। कैलकुलेटर में आप कुछ इनपुट करते हैं ना, कुछ नंबर्स देते हैं, वो आपको रिज़ल्ट में कुछ आउटपुट कर देती है। अगर मैं जनरल बात करूँ, अगर इसको मैं x इनपुट करूँ, f इज़ अ फंक्शन या मशीन, तो हमें रिज़ल्ट में ये f(x) दे देती है। ठीक है, अगर मैं इस f को असाइन करता हूँ कि ये किसी नंबर का स्केयर करती है, मसलन अगर मैं इसमें x इनपुट करता हूँ ना तो उसका स्केयर करके आउटपुट करती है। मैंने इसमें 1 इनपुट किया, क्या आउटपुट करेगी? 1 का स्केयर कर देगी, जो कि आंसर 1 आएगा। इसी मशीन को मैंने 2 इनपुट किया तो 2 के लिए मुझे क्या आउटपुट देगी? 2 स्केयर विच इज़ 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और याद रखिएगा मल्टीपल इनपुट्स के लिए भी सिंगल आउटपुट हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं x+, मैं ज़्यादा इस पर बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये एक और टॉपिक है, x+y करता हूँ तो आप इसमें 2 और 3 दो नंबर्स देते हैं, तो ये हमें रिज़ल्ट में फिर 2 + 3 = 5 आंसर दे देगा। खैर, आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। फंक्शन दरअसल दो सेट्स के दरमियान अल्टीमेटली एक रिलेशन है। इसको आप मशीन की तरह भी देख सकते हैं। मशीन में जो हम एलिमेंट इसको इनपुट करते हैं
जिसको हमने x का नाम दिया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दरअसल एक वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है। ऑन द अदर साइड जो हमारा वेरिएबल y है, जो कि दरअसल आउटपुट है, दैट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? अपने इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। ऑफ कोर्स जो इनपुट करेंगे उसके मुताबिक ही आउटपुट आएगा ना। तो y दरअसल फंक्शन है x का, या यूं कहिए y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शंस। इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। अब मेरे ख्याल में हम चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। ये एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x, यही नोटेशन हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट द बुक। यानी f डिपेंड कर रहा है x पर, या यूं कहिए f फंक्शन है x का, जिसमें आपने x इनपुट किया तो रिजल्ट में उसने हमें ये आउटपुट कर दिया। व्हाट इज़ दिस? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ये फंक्शन गिवन है, हमें फंक्शन को एवेल्यूएट करना है 0 पर, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पे फाइंड करनी है, देन 1 पे, -2 एंड सो। चलिए जी 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन अगर 1 की बात की जाए तो आपने जस्ट x को 0 से रिप्लेस करना है इस केस में। ठीक है, इसमें वेरी सिंपल, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ, आपने उसको 0 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 0 क्यूब -2 टाइम्स 0 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 0 एंड देन -1। सिंप्लीफाई करने के बाद ये सब कुछ 0 हो जाएगा, आंसर में मिलेगा -1 एंड दैट इज़ द आंसर। 0 इनपुट किया, आउटपुट हमें -1 मिला। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर सॉरी इसके पार्ट 2 पे आ जाएं, जिसमें हमें f ऑफ 1 फाइंड करना है, फंक्शन को वैल्यूएट करना है 1 पे। तो इस मरतबा आप x को 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 क्यूब -2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 -1। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा 1 -2 प्लस 4 -1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे +1 -1 0 हो जाएगा, 4 -2 एंड द आंसर इज़ +2, राइट। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की बात की जाए, जिसमें हमें f ऑफ -2 एवेल्यूएट करना है, जस्ट x की जगह पर -2, तो ये आ जाएगा -2 पावर 3 -2 टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स -2 एंड देन -1। ये आ जाएगा -8, पावर ओड है, -7 में आ जाएगा। उसके बाद -2 का स्क्वायर होता है 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये भी 8 आ जाएगा, मतलब माइनस का 8 ही, और यहाँ से फिर से माइनस का 8 एंड देन माइनस का 1, -8 -8 -16 -24 एंड -25। लें जी, -2 इनपुट किया, आउटपुट क्या दिया? -25। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसमें कोई नंबर नहीं है, इनफैक्ट आपको f को वैल्यूएट करना है 1 + x पर, यानी x को रिप्लेस करना है 1 + x के साथ, राइट। तो ये आ जाएगा 1 + x का होल क्यूब लिखना है, ना कि 1 + x क्यूब, सॉरी, जो कि मैं भी लिख चुका हूँ। ये 1 + x का होल क्यूब लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह -2 × 1 + x का स्क्वायर एंड देन +4 × 1 + x -1, ठीक है। तो ओपन करें ये फॉर्मूला, ये बनता है 1 क्यूब + x क्यूब + 3x² + 3x। ये फार्मूला ओपन किया, देन -2 स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, 1 + x² + 2x एंड देन 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 + 4x आ जाएगा, और लास्ट पे -1। फर्दर इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये 1 और -1 को तो खैर हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं, 0 हो जाएंगे। उसके बाद दिस 3x एंड दिस 4x, ये 7x बन जाएंगे। सबसे पहले लिखिए x³ + 3x² + 7x एंड देन प्लस का 4 भी हम स्टार्ट में चलें लिख लेते हैं। उसके बाद इस -2 को मल्टीप्लाई करें, -2 -2x² -4x, राइट। ओके, सो x³ 3x² -2x², ये बनेगा प्लस का x²
एंड देन 7x माइनस 4x इज़ प्लस 3x, और फिर 4 माइनस 2 इज़ प्लस 2। नहीं, दिस इज़ द आउटपुट फॉर 1 प्लस x, राइट। और इसी के साथ अब लास्ट पार्ट की तरफ आ जाएं, पार्ट नंबर 5, जिसमें हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर x पर। यानी जहाँ जहाँ x है आपने उसको रिप्लेस करना है 1 ओवर x से। और याद रहे x 0 नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि 0 अगर आप पुट करते हैं तो 1 ओवर 0 जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। सम नंबर ओवर 0 इज़ एक्चुअली अनडिफाइंड। ओके, सो f ऑफ 1 ओवर x, सबसे पहले था x क्यूब, उसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर x क्यूब, आई मीन होल क्यूब। उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर था, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर x का होल स्क्वायर, प्लस 4x था, x की जगह पर फिर से 1 ओवर x आ जाएगा, और इसी तरह लास्ट पे माइनस 1 था। 1 क्यूब ओवर x क्यूब है, 1 क्यूब 1 नहीं होता है, सिंपली ये 1 ओवर x क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगा, या आप चाहें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर x स्क्वायर। सिमिलरली देन 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 ओवर x माइनस 1, और आई थिंक काफ़ी है इतना ही। बाकी फर्दर आप 2 को चाहें तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते, नहीं तो अलहदा से कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। 1 ओवर x क्यूब माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x माइनस 1, लें जी, दिस इज़ द आउटपुट फॉर 1 ओवर x। ठीक है, अब हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम काम करना है। इस मरतबा 2 फंक्शंस हैं, दिस एंड दिस, और इसके लिए 4 पार्ट्स हैं। तो पहले हम पार्ट इसके ए के लिए ये चारों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास जो फंक्शन है a-1 f ऑफ x, f ऑफ माइनस 2 वैल्यूएट करना है, तो x को रिप्लेस कीजिए माइनस 2 के साथ, ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2, विच सिंप्लीफाइज टू 4, एंड देन अगेन माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 4 प्लस 2, द आंसर इज 6, राइट। इसी तरह से ए पार्ट के फर्दर सेकेंड पार्ट है उसका, 0 पर वैल्यूएट करेंगे f ऑफ 0, 0 स्क्वायर माइनस 0, तो सब कुछ 0 है, आंसर भी 0 आ जाएगा, 0 के लिए 0 ही आउटपुट आ रहा है। देन a3, उसमें हमें वैल्यूएट करना है x माइनस 1 पर, f ऑफ x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर माइनस फिर से x की जगह पर x माइनस 1, माइनस का भी आपने साइंस का भी ख्याल करना है, ठीक है, ब्रैकेट आएगा यहाँ पर। तो खैर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी माइनस x एंड देन प्लस 1, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका आंसर बनेगा। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x बनेगा माइनस 3x, देन 1 प्लस 1 इज़ 2। ऑल राइट, लास्ट पार्ट है ए का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें x स्क्वायर प्लस 4 के लिए ये सारा काम करना है, यानी फंक्शन को वैल्यूएट करना है x स्क्वायर प्लस 4 पर। तो चलें जी, हमारा फंक्शन था x स्क्वायर माइनस x, तो x की जगह पर x स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4, राइट। सो अगेन स्क्वायर ओपन कीजिए, x की स्क्वायर ऑलरेडी है पावर 2, फिर से पावर 2 करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर इज 16, देन 2 टाइम्स x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, तो ये बनेगा 8x स्क्वायर, देन माइनस x स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस 4, तो द आंसर वुड बी x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। 8 माइनस 1 इज 7, 16 माइनस 4 इज 12। नहीं जी, ए पार्ट हमारा हुआ कंप्लीट। बी पार्ट पे आ जाएं, फंक्शन इस मरतबा है x प्लस 4 का स्क्वायर रूट, लीजिए जी, दिस इज b1, f ऑफ आई थिंक हमें वैल्यूएट करना था माइनस 2 पर, जी हाँ, सबसे पहले x की जगह पर रखेंगे माइनस 2, सो f ऑफ माइनस 2 इक्वल्स x प्लस 4 है, तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 4, एंड द आंसर वुड बी स्क्वायर रूट 2, यानी माइनस 2 इनपुट किया, हमें आंसर में मिला 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके जी, बी पार्ट में हमें f ऑफ 0 वैल्यूएट करना है, x की जगह पर रखिए 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 4 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 2 के इक्वल होता है, ठीक है।
देन बी पार्ट है, थर्ड पार्ट इसका, जिसमें हमें x को रिप्लेस करना है x-1 के साथ, ठीक है। तो f ऑफ x-1 इज इक्वल टू x+4 था ना फंक्शन, x की जगह पर आपने x-1 लिख देना है, +4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देख रहे हैं कांस्टेंट जो है उनको ऐड कर लें, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो द आंसर वुड बी x+3 स्क्वायर रूट। ऑल राइट जी, लास्ट पार्ट है b का, x² + 4 b4, हमें एवेल्यूएट करना है f ऑफ x² + 4, यानी x को रिप्लेस अगेन करेंगे x+4 के साथ, x² + 4 के साथ। तो जब 4 और 4 ऐड होंगे तो आंसर आ जाएगा x² + 8। लें जी, दैट्स इट, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप इसके अलावा इसके कोई भी सजेशन देना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। सो आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।